हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस के अंदर जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशनल लॉ, जिसे हमें स्टार्ट करना था। ग्रेविटेशनल लॉ से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉ और इक्वेशन, यही पढ़ा था। न्यूटन के नियम पढ़े, उसके बाद हमने न्यूटन की गति की समीकरण पढ़ी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशनल लॉ। गुरुत्वाकर्षण नियम, ये हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक ग्रेविटेशनल लॉ। देखो, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन है क्या? गुरुत्वाकर्षण क्या है? इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक वस्तु जो भी ऊपर उछाली जाती है वो अपने आप ही नीचे आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर ऐसी ताकत है जो हर वस्तु को क्या कर रही है? अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। क्लियर? तो हमारे भारत के महान दार्शनिक थे। बेटे, ये ऑफिस में जाओ, इसकी बैटरी लेकर आ जाओ। हमारे भारत के एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था वराहमिहिर। सुना किसी ने नाम? ब्रह्मगुप्त सुना है? सुना होगा। महर्षि कणाद सुना है? सुना है? परमाणु के बारे में जिन्होंने बताया। वैसे वराहमिहिर जो थे, वराहमिहिर ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की ताकत के बारे में बताया था, लेकिन वो इस बात को प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं कर पाए। वराहमिहिर ने क्या कहा कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी ताकत है, थैंक यू, पृथ्वी के अंदर एक ऐसी ताकत है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन ये ताकत क्या है इसका मुझे अंदाजा नहीं। तो वराहमिहिर इस बात का प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ी और फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन साहब आए और न्यूटन ने इसी को क्या किया? प्रैक्टिकली प्रूव किया और अपना नाम जो था वो गुरुत्वाकर्षण के साथ जोड़ दिया। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? देखो, दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एक गुरुत्व और एक है आकर्षण। इन दो शब्दों से मिलकर बना है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व बोले तो ग्रेविटी और आकर्षण बोले तो अट्रैक्शन। तो दुनिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, दुनिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो प्लेनेट हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, ये सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। पृथ्वी जो है ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये अपने ऑर्बिट से कभी भी आउट नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि सूरज ने पृथ्वी ने सूरज को एक दूसरे की ओर क्या कर रखा है? आकर्षण के माध्यम से बांध रखा है। इसी वजह से ये सूरज है, तो सूरज के चारों ओर कौन चक्कर लगाती है? पृथ्वी। तो दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटेशनल लॉ एक अट्रैक्शन के रूप में काम कर रहा है। और अगर किसी प्लेनेट के अंदर ग्रेविटी है तो वो ग्रेविटी के साथ जुड़कर क्या बना लेता है? ग्रेविटेशन। इसीलिए बच्चों इसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे सार्वत्रिक नियम। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में
एक समान काम, बिल्कुल एक जैसा। आज मान के चलो, जैसे हम नॉर्मल वे में बात करें, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, आप बैठे हो, तो क्या आप पृथ्वी पर फोर्स लगा रहे हो क्या? बोलो। पृथ्वी आपके ऊपर लगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी अगर आपके ऊपर फोर्स लगा रही है तो आप भी पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। हमने पढ़ा था न्यूटन का तीसरा नियम, पढ़ा? अच्छा सुनो, पृथ्वी हमें खींच रही है या हम पृथ्वी को खींच रहे हैं? बोलो, पृथ्वी हमें खींच रही है या हम पृथ्वी को खींच रहे हैं? गलत, हम भी पृथ्वी को खींचते हैं और पृथ्वी भी हमें खींच रही है। लेकिन बात किसकी बनेगी? जिसमें ताकत ज्यादा होगी, जिसमें ताकत ज्यादा होगी। कहने का मतलब समझना, जैसे मान लो ये एक लोहे का ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है। अलमारी देखिए अपने घरों में, गोदरेज जो अधिकांशतः दहेज में दी जाती है ना? हर घर में एक पुरानी से पुरानी अलमारी होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा गोदरेज, क्योंकि किसी जमाने में केवल गोदरेज की ही अलमारी आया करती थी, इसीलिए उस अलमारी का नाम भी क्या होता है? गोदरेज। अधिकांश लोग उस अलमारी को क्या बोलते हैं? बहुत सारे ना गोदरेज में रखा होगा, देख ले, बट की गोदरेज तो एक कंपनी का नाम है। जेसीबी बताया ना एक बार पहले भी, गोदरेज एक कंपनी का नाम है, लेकिन गोदरेज के नाम से वो अलमारी फेमस हो चुकी है, तो हम उसको क्या बोलने लग गए? गोदरेज बोलने लगे। तो देखा होगा आपने, अधिकांश जो पुरानी अलमारी होती है, लगभग सबकी तो नहीं कह सकता मैं, अधिकांश तो मैंने देखा है कि उस अलमारी में एक टूटी फूटी चुंबक चिपकी हुई होती है। अगर कहीं किसी को चुंबक मिलता है, उसको कोई जगह नहीं मिलती चिपकाने की, केवल वो अलमारी मिलेगी, उस पर जाकर चिपकाने का। ठीक है? अब वहीं से एक बात ध्यान देना, अलमारी रखी है, अलमारी रखी है और मेरे हाथ में मैग्नेट है। मैं अलमारी के पास में मैग्नेट लेकर जा रहा हूं तो धीरे धीरे अलमारी खिसकना शुरू कर देगी। नहीं, ऐसा जादू नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? बड़ी लानी पड़ेगी, बड़ी मैग्नेट लानी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास कैसी है? तो मैग्नेट अलमारी की तरफ जाएगी या अलमारी मैग्नेट की तरफ आएगी? क्योंकि पावर किस में ज्यादा है? द्रव्यमान किस में ज्यादा है? चलेगी किसकी? लेकिन आपने देखा होगा, जैसे ही आप मैग्नेट को अलमारी के पास लेकर गए, मतलब दूर से इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब यह है कि वहां पर उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। दुनिया में ऐसा सब जगह हो रहा है। आप भी किसी दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हो, लगाते हो कि नहीं? हो सकता है वो आपको रिपेल करके भगा दे। सही बात है कि नहीं? अट्रैक्शन कहाँ होता है? जहां अपोजिट पोल होते हैं। लेकिन आजकल अपवाद बहुत चल रहे हैं, है ना? सेम कहते हैं, विज्ञान कहती है कि सेम पोल जो होते हैं वो रिपेल करेंगे और डिफरेंट पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। लेकिन आजकल सिस्टम अलग हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है क्या? कि दो सेम पोल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और दो अपोजिट पोल भी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। ये किसने दिया? मतलब ये कानून किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया में प्रत्येक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है? खींच रही है। इसे कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है? अगर वही अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटी के कारण हो तो इसे क्या कह दिया जाता है? आगे बात में लिखो। देखो, किसी भी ग्रह, पिंड
अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र के द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। लिखो, ए फोर्स अप्लाइड बाय सेंटर ऑफ ए फोर्स, ये फोर्स जो लिखा ना आपने, इस फोर्स के आगे अट्रैक्शन भी लिख लेना। एन अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय सेंटर ऑफ अर्थ और प्लेनेट और अदर ऑर्बिट by its gravity, that force is known as gravitational force। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। इट इज known as universal law of gravitation। It is known as universal law of gravitation। क्या कहते हैं इसे? गुरुत्वाकर्षण का, because this force applied in all universe same as earth। क्योंकि all universe same as earth, क्योंकि यह नियम पूरे ब्रह्मांड में एक समान कार्य करता है। यह नियम पूरे ब्रह्मांड में एक समान कार्य करता है। और ये नियम किसने दिया था? लिख लो, ग्रेविटेशनल लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन। ठीक है, अभी हम किस पर रहते हैं? पृथ्वी की सतह पर। कहाँ रहते हैं हम लोग? लेकिन अगर हम छत पर चले जाते तो फिर भी, अगर हम पुलिया पर खड़े रहते तो, झूले पर झूल जाते तो तब भी, फिर तो पता नहीं क्या होता सर, हवा में रहते फिर तो चलो कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। एक लाइन लिखो, नीचे पहले एक टॉपिक डालो, अट्रैक्शन फोर्स।
अट्रैक्शन फोर्स, हिंदी में लिखो आकर्षण बल। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ये ग्रेविटी के कारण लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन अगर हम नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक प्रकार का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मल हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो दुनिया में प्रत्येक एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है ना। हमने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा था कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर लगाएगी। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन लॉ, दिस ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। कहने का मतलब क्या है, ये मास नंबर 1 जो है मास नंबर 2 को अपने सेंटर की ओर खींच रहा है। किसकी ओर खींच रहा है, सेंटर की ओर। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर एक दूसरे से मान लेते हैं r दूरी पर है। इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, तो क्या ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, उतना ही फोर्स ये वाला भी इस पर करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स जो निकाला जाता है ये इन दोनों वस्तुओं के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है और इन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑब्वियस सी बात है। हालांकि कहते हैं रिश्ते में दूरियां जरूरी होती है, सही बात है कि रिश्ते में दूरियां जरूरी होती है, नहीं होती है? हाँ, होनी भी चाहिए और होती भी है, क्योंकि वो पक जाता है इंसान बार बार जीव खाओगे तो पक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन होना जरूरी है बिफोर मैरिज एंड देन आफ्टर मैरिज। शादी होने के बाद भी अगर वाइफ मायके नहीं जाए तो फिर ऐसा लगने लग जाएगा कब जाएगी। 2-4 दिन चल जाए तो मैं भी थोड़ा सुकून से रह लूँ, क्योंकि आए तो किचकिच, जाए तो किचकिच, है ना, होता है ऐसा। अच्छा, शादी से पहले भी होता है? तो लड़ाई करवाएगी हमारे, एक तो पता चले खाना ही बंद हो जाए मेरा। पर ये वास्तविकता है ना। तो भी परेशान करती होगी किसी को, नहीं करती है? झूठ मत बोल, रील्स देखता हूं मैं तेरी। चलो सुनो, कहते हैं कि रिश्ते में दूरियां जरूरी होती है रिश्ते को बनाए रखने के लिए। ऐसे ही ध्यान देना, एक बात कही जाती है कि डिस्टेंस जितनी कम होती है अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता है, और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है अट्रैक्शन उतना ही कम होता है। ये केवल विज्ञान के लिए है। किसके लिए? अगर अपनी डेली लाइफ को देखें तो ये उल्टा। अगर दूरियां कम रखोगे तो ऐसा लगेगा सामने वाले को जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, तो सामने वाला सोचेगा कब धक्का मारूं। इससे ज़्यादा बढ़िया क्या है? प्लीज कीप डिस्टेंस। थोड़ी सी डिस्टेंस को क्या करके रखें? मेंटेन। ये वही बात कह रहा है आपसे कि दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर करता है कि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना होगा। साइंस में फिजिक्स भी यही कहती है और केमिस्ट्री भी यही कहती है, लेकिन रियल लाइफ में तुझे याद होगा। चलो ध्यान दो इधर, ये क्या लिखा हुआ है? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। सुनना ध्यान से, ये कमजोर है, ये कमजोर है और ये ताकतवर है, तो भी अट्रैक्शन कमजोर होगा।
भावनाओं को समझो। सुनो, ये कमजोर है और ये दमदार है, तो भी अट्रैक्शन क्या होगा? कमजोर, क्योंकि M1 का मान कम होगा। ठीक है, अगर ये कमजोर है और ये दमदार है तो भी अट्रैक्शन क्या होगा? लेकिन अगर दोनों ही दमदार है तो हाँ, अगर ये राशियां भी सेम है तो फिर तो होना ही है ना। तो M1 और M2 का मान जितना ज्यादा होगा, ये दोनों जितने ज्यादा दमदार होंगे, जितने ज्यादा पावरफुल होंगे, उनमें अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम, है ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इनटू M2 और अट्रैक्शन फोर्स इज रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके लिखूं तो हम क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन कांस्टेंट तो लगा देंगे बाद में। अभी तो केवल हम क्या लिख रहे हैं? प्रोपोर्शनल का साइन। क्लियर? आगे बात समझ में? अब सेम यही चीज हम अभी किसके लिए पढ़ेंगे? अर्थ के लिए। अर्थ के लिए तो एक ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा? अर्थ, और एक ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हम, जो हम पृथ्वी पर हैं। एक्चुअली हम लोग भी पृथ्वी पर क्या लगा रहे हैं? बल, और पृथ्वी भी हमारे ऊपर क्या लगा रही है? बल। लेकिन पृथ्वी के अंदर हमसे ज्यादा ताकत है। भाई सीधी सी बात है, देखो ये रस्सी है, कुछ लोग इसको इधर खींच रहे हैं और कुछ लोग इधर खींच रहे हैं। ताकत ये भी लगा रहे हैं और ताकत ये भी लगा रहे हैं, लेकिन प्रभाव किसका दिखेगा? जिसमें ताकत ज्यादा होगी, जिसमें इफेक्ट ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि क्या ये बल नहीं लगा रहे? मान लो ये रस्सी इधर आ गई, इसका मतलब इनके अंदर पावर क्या थी? इनके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या था? ज्यादा। तो ये वस्तु इधर आ गई, लेकिन बल तो इन्होंने भी लगाया होगा, ताकत तो इन्होंने भी लगाई होगी। ऐसे ही हम भी ताकत लगा रहे हैं, किस पर? पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी के लिए ये अर्थ का मास है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। 24 में तो गणित खत्म हो जाती है, 10 की घात 24 किलोग्राम। इसके सामने 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम सरसों के मच्छर आते हैं ना देखें, आएंगे, काफी लेट आएंगे। जो सरसों के मच्छर के समान हैं हम लोग किसके सामने? पृथ्वी के सामने। इसीलिए हम भी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की तुलना में हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स की कोई वैल्यू नहीं, है ना। तो याद रखना, जितना फोर्स पृथ्वी हमारे ऊपर लगा रही है उतना ही फोर्स हम भी लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन लॉ। लेकिन फिर भी इफेक्टिव कौन है? पृथ्वी। ठीक है, लिखो। देखो, एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। देखो, ए पुलिंग फोर्स बाय एन ऑब्जेक्ट by an object applied to another object towards its center known as attraction force। अट्रैक्शन फोर्स कहां कहां लगता है? जैसे एटम,
एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और उसके बाहर कौन है, दोनों के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट और लोहा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी एक प्रकार का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। तो फटाफट से ये ऐसा डायग्राम बनाओ और इतना कुछ लिख लो, इधर का मत लिखना। क्या हो गया बेटा, है ए भगवान जाने क्या पूछ रहा है। ये गोल है, यूं होना है। लिख लिया, जल्दी लिखो जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये बटन दबाते हैं शेयर, फिर यहाँ एक वो आता है उससे फोटो खींच कर ले जाते हो तो भी तो ये आ जाता है, तो फिर इनको लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, गलती हो गई मुझसे। चलो, अट्रैक्शन फोर्स समझ में आ गया आपको। अब इसी को अप्लाई करते हैं पृथ्वी पर, देखना जरा ध्यान से। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है, सेंटर है। ठीक है, पृथ्वी का सेंटर हो गया, और ये एक बीचों बीच लाइन होती है, क्या कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक ही बात है ना। ये हो गया इक्वेटर, और ये है हमारा नॉर्थ पोल, और ये है हमारा साउथ। यू नो दैट जो हमारी अर्थ है उस पोल से पिचकी हुई है। क्या बातें करी बेटा तू, जब तो क्यों देख रही थी उसकी तरफ, इधर देख। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नए नियम की पालना कर रहे हैं दोनों, सेंट पॉल अट्रैक्ट इच अदर। चलो कोई बात नहीं, हो गई मजाक, इधर ध्यान दो। हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है बच्चों, ये ध्रुवों से पिचकी हुई है। याद है आपको, हमारी जो पृथ्वी है ये ध्रुवों से पिचकी हुई है। हमने पढ़ा बचपन में कि जो पृथ्वी होती है ये अंडाकार होती है ना, संतरे की तरह होती है, देखो पढ़ा है ना, ऑरेंज की तरह होती है हमारी ये पृथ्वी, जो ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। इसका मतलब क्या है, सुनना, यहां से यहां तक इसे कहते हैं रेडियस ऑन इक्वेटर। पृथ्वी की त्रिज्या किस पर, भूमध्य रेखा पर, और यहां से यहां तक इसे कहा जाता है आरपी, रेडियस एट पोल। ठीक है, और पृथ्वी जो है इसका मास है कैपिटल M इज इक्वल टू 6 इंटू, ठीक है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6378 किलोमीटर। तो कहाँ है, इक्वेटर पर है,
और 6357 किलोमीटर कहाँ है? पोल पर। लगभग 21 किलोमीटर का फर्क है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या इक्वेटर पर कहाँ क्या है? ज्यादा। इलिप्टिकल शेप मान लेते हैं इसे। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो इक्वेटर पर कितनी है? 6378 और पोल पर कितनी है? 6357। लगभग कितने किलोमीटर का फासला है? 21 किलोमीटर। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। एक ऑब्जेक्ट, ये कहां है? पृथ्वी की सतह पर। ये पृथ्वी की सतह है और हम इसी पर रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर। ये एक केंद्र है। पृथ्वी अपने केंद्र से r दूरी पर स्थित एक वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। तो पृथ्वी इस वस्तु पर एक बल लगा रही है। इस बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या लिखेंगे? देखो, Fg is directly proportional to capital M small m। अभी थोड़ी देर पहले हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पढ़े थे, है ना? एक M1 एक M2, दोनों अलग अलग थे, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित। इसी प्रकार पृथ्वी इस वस्तु को केंद्र की ओर खींच रही है, ये वस्तु भी इस पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है, पर अट्रैक्शन किसका ज्यादा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये वस्तु इस केंद्र की ओर झुकी हुई रहेगी, इसका मतलब सतह पर रुकी हुई रहेगी। अब ये कितनी दूरी पर है? इसका मास कितना है? इसका कितना है? ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं Fg इज रेसिप्रोकल टू r², जो कि अभी हमने पढ़ा। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बनेगा अगर इन दोनों को हम मिला दें तो ये बनेगा Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M। यहां से हम इसे हटा देंगे क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इसे हटाना जरूरी है। तो यहां लिखेंगे Fg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका? बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल का, जहां पर ये G जो है इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये वैल्यू ध्यान रखना, ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स की है। जैसे पृथ्वी, सुनना ध्यान से, पृथ्वी है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। ऐसे अगर अपन चंद्रमा पर होते तो क्या चंद्रमा भी हमें अपनी ओर खींचता? क्या बोलो, खींचता ना यार? अरे कम से कम 1/6 तो है खींचता। तो वहां भी क्या लगता? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। कैसे आया ये न्यूटन? ये इधर गया तो जो रेडियस होगी वो इसमें कितने में लिखी हुई है? मीटर में। और यहाँ पर जो मास आएगा वो क्या है? केजी, क्योंकि सबकी एसआई यूनिट लिखी जाएगी। तो बताओ, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? आर। आर बोले तो रेडियस, रेडियस बोले तो लंबाई, लंबाई बोले तो मीटर, मीटर का स्क्वायर। एम बोले तो मास, मास किसमें? ये मान बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश।
हेनरी कैवेंडिश, याद करो, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वोमर। क्या किया था इसने, बताओ क्या किया था इसने, क्या न्याल किए थे इसने, क्या तीर मारा था इसने? अरे लाइट की स्पीड बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट, इसे कैलकुलेट करने वाला वैज्ञानिक कौन था? रोमन था, बोलो ना, रोमन। कौन था? रोमन। ठीक है। हेनरी कैवेंडिश कौन था? हेनरी कैवेंडिश कौन था जिसने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की वैल्यू बताई 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। इसका मतलब पृथ्वी जो है अपने मास के कारण प्रत्येक वस्तु को क्या कर रही है? अपनी ओर खींच रही है। क्लियर? अब एक बात बताऊं मुझे, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। क्या ये बात कभी बताई थी हमने भूतकाल में? झूले में ऊपर गए थे, नीचे आए थे, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं? चलो पहले यहां तक नोट कर लो, फिर उसकी बात करेंगे जल्दी, या फिर नेक्स्ट कर दूं, बाद में लिख लेना, है ना, बाद में लिख लेना, मैं समझा। पता नहीं क्या करा जाए तुमने। इधर देखो ध्यान से, इससे पहले वाला सिनेरियो समझ में आ गया होगा आपको। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न की बातचीत चलेगी। आप सभी को पता है, क्या पता है? कुछ नहीं पता आपको। इधर देखो, आपको पता है क्या पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सबको पता है कैसे आया? हमें पता है पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल बराबर भार। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट। बताओ फटाफट बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन बराबर एम जी। भार कितना होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी। एम से एम कट गया तो जी बराबर कितना आया? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, ठीक है। जी का मान कितना रखा गया? 6.67 × 10⁻11। एम की वैल्यू कितनी रखी गई? बोलो 6 × 10⁻। अब बात आती है किसकी? आर हमारे पास दो प्रकार की है। एक तो हमारे पास है आर ई और एक हमारे पास है आर पी। ठीक है। अगर हम बात करें 8 इक्वेटर, तो इक्वेटर पर आर ई की वैल्यू कितनी है? 6378 किलोमीटर। ठीक है। इसको मीटर में बदला होगा, है ना, मीटर से बदल कर यहां रखा, फिर उसका स्क्वायर किया। जब ये पूरी कैलकुलेशन की गई तो ये क्या आंसर आया? जी बराबर जब जी की वैल्यू रखी, एम की वैल्यू रखी और आर की वैल्यू कितनी रखी? 6378 किलोमीटर। तो इक्वेटर पर जी का मान कितना आया? 9.78। लेकिन जब यही वैल्यू दोबारा रखी गई, कहां के लिए? पोल के लिए, 8 पोल। आर पी बराबर 6357 किलोमीटर। तो जी की वैल्यू आई 9.823 मीटर पर सेकंड। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी की जो सतह है
पृथ्वी की जो सतह है, इस पूरी पृथ्वी की सतह पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कितना कहां होता है? पोल पर। और पृथ्वी की सतह पर मिनिमम वैल्यू जी का न्यूनतम मान कहां होता है? इक्वेटर पर। दोनों प्रश्नों को एक एक बार और सुने। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहां होता है? तो आंसर आएगा पोल। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान कहां होता है? तो आंसर आएगा इक्वेटर। इसीलिए बच्चों आपने हमेशा जी की वैल्यू कितनी पढ़ी है? जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आया होगा इन दोनों का औसत? अगर इसको देखूं मैं तो ये भी लगभग 9.8 ही है, और अगर इसको देखा जाए तो ये भी लगभग क्या है? और हम तो इतने महान हैं कि हमारी कैलकुलेशन इतनी खतरनाक है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन तो हम करते ही नहीं है, तो हमने डायरेक्ट इसे क्या बना दिया? 10 मीटर पर सेकंड। तो पहला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर न्यूनतम मान कहां होता है? इक्वेटर। पृथ्वी की सतह पर अधिकतम मान कहां होता है? पोल पर। बाकी अगर रेडियस देखी जाए, बाकी अगर यहां पर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं? एवरेज वैल्यू, जो कितनी है? 9.8। अब प्रश्न इसे भी आ सकता है कि यदि पृथ्वी की सतह पर इक्वेटर से पोल की तरफ जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। यदि पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों से इक्वेटर पर जाया जाए तो क्या होगा? आगे बात समझ में? सारी बातें क्लियर हो गई। पोल पर क्या होगा? मैक्सिमम। इक्वेटर पर क्या होगा? क्लियर। अब एक बात हो, हमने जो अभी यहां जी का मान निकाला, ये जो जी का मान आया, ये आया कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां इस फॉर्मूले में कहीं भी वस्तु का द्रव्यमान लिखा हुआ है क्या? बोलो। कहीं भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई वस्तु 100 ग्राम की है या वो 100 किलोग्राम की है, चाहे वो 1 क्विंटल की है, चाहे वो 10 क्विंटल की है, उस पर ग्रेविटी हमेशा बराबर रहेगी। ये मार्कर है और मैंने एक डस्टर ले लिया, ये ले लिया। ये वस्तु है और एक ये भी वस्तु है ना? अगर ये 10 ग्राम का है और ये मान लो 100 ग्राम का है, इन दोनों पर ग्रेविटी हमेशा क्या लगेगी? सेम। इस पर भी 9.8 और इस पर भी 9.8, बिकॉज ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेनेट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑन अर्थ या प्लेनेट, जो अर्थ पर है या प्लेनेट पर है। इसका मतलब किसी भी ग्रह पर अगर चंद्रमा पर गए तो चंद्रमा पर चाहे 5 किलो का व्यक्ति जाए, चाहे 50 का जाए, चाहे 100 का जाए, चाहे 500 का जाए, सभी में ग्रेविटी सेम होगी, पृथ्वी की 1/6। हाँ, अभी तक जो भी बताया ना मैंने पृथ्वी की सतह के लिए, अभी हम ना तो अंदर गए ना ऊपर गए, कल जाएंगे वहां तक, है ना? पृथ्वी से ऊपर भी चलेंगे कल और पृथ्वी के अंदर भी गड्ढा खोदकर नीचे जाएंगे। वो बात एक बात की है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह पर पोल पर मैक्सिमम, पृथ्वी की सतह पर इक्वेटर पर मिनिमम, बाकी सब जगह एवरेज। क्या बोले? एवरेज ही बोलेंगे। क्लियर है सभी को?
तो आप सभी इनको लिख लें। तो मैं एक बात बताओ, लेकिन यहाँ 31 पेज है, तो पहली बार शेयर किया तब एक सब्जेक्ट आया होगा, फिर दूसरी बार शेयर किया तब 2 सब्जेक्ट, फिर तीसरी बार किया तो 3। हाँ, सुबह से आएगा ना, तो इसका मतलब इसको पूरे दिन में केवल एक बार कर लिया करो जब जाओ। अच्छा, ये लो, है ना। अब आपके हिसाब से देख लेना, छांट लेना और लिख कर लाना। कुछ चीजें जो आप कल मतलब आप खुद से नहीं लिख पाओगे वो मैं आपको कल लिखा, ठीक है। थैंक यू सो मच।